डीडी किसान, बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बताएंगे आम के प्रसंस्करण के बारे में, फिर मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान से, और फिर बात होगी राष्ट्रीय कृषि बाजार और PM कुसुम योजना के बारे में, और साथ ही हमारे कृषि मंत्रालय की DD किसान स्टूडियो से भी कुछ रहेगा खास। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, नजर डालते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया पर। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ग्रामीण सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास था इस कार्यक्रम में, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। ग्रामीण सहकारी बैंकों का राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्कृष्ट राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को पुरस्कार भी प्रदान किया। आज 33 राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पर 2000 से ज्यादा अधिक शाखाओं के साथ 351 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 13,000 से अधिक शाखाओं के साथ मध्य स्तर पर और 63,000 से अधिक पैक्स के साथ जमीनी स्तर पर हम काम कर रहे हैं। ये बैंक अपने व्यापक नेटवर्क और बेजोड़ आउटरीच के साथ ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये बैंक पिरामिड के निचले हिस्से की सेवा भी करते हैं। उनके 80% से अधिक ग्राहक छोटे और सीमांत किसान रहते हैं। लेकिन वर्तमान में ग्रामीण सहकारी बैंक, चाहे वो राज्य सहकारी बैंक हो, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हो या पैक्स, इन तीनों स्तर पर अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से उन चुनौतियों का निवारण माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, अगर मैं पैक्स के कंप्यूटर की बात कहूं, कंप्यूटरीकरण की बात कहूं, तो 63,000 से ऊपर जो हमारे पैक्स हैं एक्टिव, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2,516 करोड़ रुपए हमको दिए। और इसके कंप्यूटरीकरण करने के लिए हम लगातार जिस तरह से आगे के लिए काम बढ़ा रहे हैं, और चाहे वो जिला सहकारी बैंक हो, स्टेट सहकारी बैंक हो, पैक्स हो, नाबार्ड हो, चारों को कॉमन सॉफ्टवेयर से जोड़ करके हम इसको बना रहे हैं। इससे दक्षता भी बढ़ेगी, हमारी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। जहां तक
जेम पोर्टल का सवाल है, हम सब ने भी देखा होगा, माननीय मंत्री जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही जेम पोर्टल ऑन बोर्डिंग के लिए उद्घाटन किया है। और हम सब जानते हैं कि विक्रेता के रूप में जेम पोर्टल पर 48 लाख से भी ज्यादा हमारी संस्थाएं उसमें रजिस्टर्ड हैं, उनसे हम सेवाएं ले सकेंगे। सस्ती दरों पर चीजें खरीदने के साथ साथ उसमें पारदर्शिता भी आएगी। इतने सारे बैंक, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और पैक्स अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर ही काम कर रहे हैं, परंतु उनके काम का थ्रस्ट एरिया, जिस चीज को लेकर आने वाले दशक में हमें आगे बढ़ना है, सहकारिता को बढ़ाने के लिए, सहकारिता के व्याप को बढ़ाने के लिए और सहकारिता के माध्यम से कृषक, कृषि और देश तीनों की समृद्धि बढ़ाने के लिए अगर वो हमारा थ्रस्ट एरिया कॉमन नहीं होता है तो परिणाम नहीं मिलते हैं। मित्रों, लगभग 120 साल पुराना सहकारिता का हमारा आंदोलन बहुत सारी उपलब्धियां हैं उसकी। मैं मानता हूं हमने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की, परंतु इसके साथ साथ हमें यह भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि बहुत सारा गंवाया भी है। भारत के सहकारिता क्षेत्र के नक्शे को एक बार आंख मूंद कर अपने मानस पटल के सामने ला दीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा सहकारिता आंदोलन अनइवन हो गया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हर क्षेत्र में सहकारिता आंदोलन फला फूला, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन संघर्ष कर रहा है, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां सहकारिता आंदोलन सिर्फ किताबों में रह गया। अगर हम समग्र देश के अंदर सहकारिता आंदोलन का सम विकास करना चाहते हैं, देश की हर तहसील तक, हर पंचायत तक सहकारिता आंदोलन को फैलाना चाहते हैं, उसका व्याप बढ़ाना चाहते हैं, तो हमने इसकी रणनीति अलग से सोचनी पड़ेगी। और इसी प्रकार के सम्मेलनों के अंदर ही इस प्रकार की रणनीति पर विचार हो सकता है। अब भारत सरकार ने भी मोदी जी के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत सहकारिता मंत्रालय को कृषि विभाग से अलग कर एक अलग मंत्रालय की स्थापना करने का निर्णय किया है। हालांकि सहकारिता ये ज्यादातर स्टेट सब्जेक्ट है, परंतु समग्र देश के सहकारिता के चित्र को ध्यान में रखकर सहकारिता की भावना से राज्यों को साथ में लेकर भारत सरकार का सहकारिता विभाग काफी कुछ कर सकता है। मित्रों, आज यहां पर कृषि धिराण और मुख्यत्वे शॉर्ट टर्म कृषि धिराण पर काम करने वाले लोग यहां पर उपस्थित हैं। जो फसली ऋण, जिसको हमारी सरल भाषा में कहते हैं, फसली ऋण देने वाली सारी इकाइयां तीनों स्तर की, पैक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तीनों यहां पर उपलब्ध है। उस वक्त हमने हमारे कृषि धिराण के इस खाके को और मजबूती प्रदान करने की जरूरत है, इसका हमें एहसास होना चाहिए। मजबूती प्रदान करने के साथ साथ इसमें सुधार की भी जरूरत है, इसका भी हमें एहसास होना चाहिए। और इसका व्याप भी बढ़ाना है, हर क्षेत्र के अंदर सहकारिता पहुंचे और सहकारिता के माध्यम से ही कृषि धिराण हो, इसके लिए भी हमने काम करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं मोदी जी प्रधानमंत्री है, उससे अच्छा अनुकूल समय सहकारिता आंदोलन को मिलने वाला नहीं। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आम
को फलों का राजा कहा जाता है और हमारे देश में बहुत ही अच्छे स्तर पर इसका उत्पादन भी किया जाता है। जब आम का सीजन आता है तो मार्केट में हमें सिर्फ आम ही आम नजर आता है, लेकिन जैसे ही इसका सीजन खत्म होता है हम चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से आम का कुछ ना कुछ उत्पाद तो मिल सके। इसके लिए हमारे किसान बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। जी हां, आप आम का प्रसंस्करण कर सकते हैं, कई तरह के उत्पाद तैयार कर सकते हैं और साल भर उनकी बिकवाली कर सकते हैं। किस तरह से इस ओर आप अपने कदम बढ़ा सकते हैं दिखाते हैं आपको हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। संजय भाई मगनलाल नायक आम के पुश्तैनी किसान हैं। उनके यहाँ पिछले 200 साल से आम उगाया जा रहा है। वो खुद भी 50 साल से आम की खेती में लगे हैं। उनके बागों में 37 किस्म के आम हैं। कुछ किस्में तो साल में 2 फसल और 3 बार फसल देने वाली हैं। मगनलाल आम उगाते ही नहीं बल्कि प्रसंस्करण के जरिए उनका मूल्यवर्धन भी करते हैं। ज्यादा प्रसंस्करण आम रस का है। प्रसंस्करण के क्षेत्र में वो क्यों उतरे उसके पीछे भी एक कहानी है। बात 90 के दहाई की है। एक बार मगनलाल आम बेचने गए तो 95 के भाव बिका, लेकिन व्यापारी ने उनके सामने ही उस आम को 200 रुपए के भाव में बेच दिया। मगन भाई परेशान हो गए कि इतनी मेहनत के बाद मुझे कम मुनाफा हुआ और व्यापारी को ज्यादा। फिर इन्होंने आम का रस तैयार करने का मंसूबा बनाया। गांव के पास ही संजय भाई का प्रसंस्करण इकाई है। यहाँ दूसरे किसानों के आम भी प्रसंस्कृत होते हैं और उन्होंने पड़ोसी गांव के लोगों को रोजगार के अवसर भी दिए हैं, खास तौर से महिलाओं को। उनकी यूनिट में कई महिलाएं काम करती हैं। इस इकाई की वजह से इलाके में आम की खेती को बढ़ावा मिला और किसानों की मार्केटिंग समस्या भी दूर हो गई। गांव के पास ही इन्होंने छोटा सा आउटलेट शुरू किया है। रास्ते से गुजरने वाले लोग यहाँ आम के जूस और दूसरे उत्पादों का मजा लेते हैं। आम का रस बनाने के लिए पके हुए आमों को धोकर उनका गूदा निकाल लेंगे और गुठलियों को अलग कर देंगे। फिर मशीन में ले जाकर गूदे का रस निकालेंगे और साफ सुथरी टंकी से इसे जमा कर लेंगे। यहाँ निश्चित तापमान पर इसे गर्म करना होगा। फिर इसे डिब्बे में भरकर पैकिंग कर देंगे। इन डिब्बों को 100 डिग्री तापमान वाले पानी में 20 मिनट के लिए रखेंगे और फिर उसे ठंडे पानी में रखेंगे। अब ये आम रस पूरे साल इस्तेमाल किया जा सकता है। आम का छिलका और गुठली भी बेकार की चीज नहीं है। छिलके से फाइबर और कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। गुठली का इस्तेमाल कॉस्मेटिक में होता है। संजय भाई मगनलाल नाम के ही नहीं काम के भी नायक हैं। आप भी अगर आम उगाते हैं तो थोड़ा सा प्रशिक्षण लेकर अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। खेती
किसानी के क्षेत्र की बात करें तो इसमें ऐसी कई सफलता की कहानियां हैं जिनको देखकर, जिनको जानकर हम भी अपनी खेती किसानी में बेहतरी कर सकते हैं, उसे उन्नत बना सकते हैं। तो फिर आइए एक ऐसे ही सफल किसान से आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, जानते हैं कैसे उन्होंने इन ऊंचाइयों को छुआ है और अपनी खेती किसानी को अपने लिए बेहतर आय का विकल्प बनाया है। इस जगह पर कभी कीटनाशियों का भंडार हुआ करता था, आज ये प्राकृतिक खेती का हब है। ये विनोद कुमार जैनी का फार्म है। यहाँ की काया पलट के पीछे इसी शख्स की मेहनत है। 17 साल की मेहनत, आज ये जगह जहरीले रसायनों से पूरी तरह मुक्त है। ना कोई रासायनिक उर्वरक, ना कीटनाशक, ना खरपतवार नाशी। गोबर की खाद मिट्टी को उपजाऊ बना रही है और पंछियों का झुरमुट कीटों का सफाया कर रहा है। देखो जी, पूरी दुनिया भर में जो 1960 से पहले तो पूरे भारत में और 50 साल पहले पूरी दुनिया के अंदर कुदरती खेती होती थी, नेचुरल फार्मिंग। तो धीरे धीरे 1960 के बाद भारत के अंदर यूरिया का चलन हुआ और फिर केमिकल आ गए। तो आज जो कन्वेंशनल फार्मिंग जिसको कह रहे हैं वो केमिकल फार्मिंग होगी। कुदरती खेती तो सदियों से आ रही है, केमिकल फार्मिंग तो 50 साल के अंदर आज दुनिया में इतनी बीमारी होगी, लोग बीमार हो रहे हैं, धरती माता ख़त्म हो रही है, डेड होगी। और पहले कई हज़ारों सदियों से कुदरती खेती कर रहे हैं तो ज़मीन कभी ख़राब नहीं हुई। तो उसे कुदरती खेती कहते हैं। नेचर के साथ संग रहना, नेचर के उसके अंदर बर्ड्स का रोल है, ट्रीज़ का रोल है, सारी सिस्टम का रोल, नेचर के साथ रह के कुदरती ढंग से खेती करना, वो उसे कुदरती खेती कहते हैं। विनोद कुमार के पास 60 देसी गाय हैं। इनका गोबर 130 एकड़ के इस फार्म के लिए काफी है। दूध से होने वाली आमदनी अलग है। विनोद का मानना है कि गाय का गोबर उसके दूध से भी कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये गोबर मिट्टी की सेहत सुधार रहा है, शुद्ध फसल दे रहा है और पर्यावरण की हिफाजत कर रहा है। खेती के अंदर हमेशा गाय किसान की एक खेती का एक पार्ट होता था गाय। तो हमने 60 गाय पाल रखे यहाँ। तो गाय हमारे दूध के अलावा गोबर देती है। दूध से कीमती मैं गोबर को मानता हूँ। जो गोबर है हमारे के अंदर, खेत के अंदर ज़मीन की उपज शक्ति बढ़ाता है, ज़मीन में जो जीवाणु देते हैं। तो सारे इंटीग्रेटिव फार्मिंग सिस्टम्स के अंदर किसान किसी पर निर्भर नहीं है, बस केवल भगवान के ऊपर निर्भर है। भी समय पर भगवान पानी बरसात कर दे, सीधे बरसात से खेती हो जाए, या हिमाचल में बरसात हो तो हमारे नहरों का पानी आ जाए। भगवान के अलावा हम किसी पर निर्भर नहीं है। किसान अपनी मेहनत से, अपने खुद के बीज से, अपनी धरती माता से, पेड़ पक्षियों के रोल से खुद खेती कर सकता, किसी पर निर्भरता नहीं है। ये जगह हमेशा से इतनी शुद्ध नहीं थी। किसी जमाने में यहाँ रसायनों की खेप हुआ करती थी। फसलों पर स्प्रे करने वाले विमान यहीं से उड़ान भरते थे। फिर 2005 आ गया। सन 2005 के अंदर हमारे यहाँ एक मीटिंग हुई थी, खेती विरासत मिशन अमिंदर जी ने कराई थी। नागपुर से मनोहर बाबू पुरुचे आए थे, कृष्ण जाखड़ जी थे, सारे आए हुए थे। उनके स्पीच सुन के मैंने कहा क्यों ना कुदरती खेती हम से वापस शुरू करें। तो मैंने एक दिन के अंदर, ये 130 एकड़ का हमारे परिवार का खेत है, इसमें एक दिन के अंदर सारे केमिकल बाहर निकाल दिए। सोचा नहीं दोबारा अभी मेरे केमिकल गिरने हैं। जो केमिकल बंद डब्बे थे वो दुकानदार को वापस दे दिए, जो खुले डब्बे थे वो गांव में दूसरे किसानों को बांट दिए। इवन जो चूहे भी मारने की वाली दवाई होती थी, वो चूहे मारने वाली दवाई भी हमने नष्ट कर दी। तो उसके बाद पूरे खेत के अंदर 130 एकड़ में कभी भी कोई जीव हत्या नहीं हुई। पापी पेट के लिए हमने कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं मारा है। सारे हम कुदरती ढंग से खेती करते हैं। शुरू में ये दिक्कत आई थी काफ़ी। शुरू में तो ये ऐसे आई थी भी, ये ज़मीन सारी नशे में थी, केमिकल बिना कुछ नहीं होता था, पेड़ नहीं तो पक्षी नहीं थे, और ज़मीन का जो कार्बन बड़ा डाउन था। तो शुरू में 3-4 साल 5 साल तो पहले फसलें कम हुई, पर धीरे धीरे गाय के गोबर, जैसे पालकर जी कहते हैं, गाय के गोबर में सारे इस सृष्टि को चलाने के जीवाणु हैं। तो हम जीवामृत बना के जीवामृत हम अप्लाई करते थे। फिर 10 पत्तों की स्प्रे बनाते थे, जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, अग्नि अस्त्र कहते हैं, पातियों का, लस्सी की स्प्रे, आंवले की स्प्रे। इससे कीड़े मकोड़े को रिटार्ड करते थे और रिपेल करते थे। मरते नहीं थे इनसे, तो वो बढ़ते नहीं थे। तो शुरू में ये करना पड़ा। विनोद कुमार जैनी के फार्म में कुछ भी बनावटी नहीं है, सब प्राकृतिक है। यहाँ तक कि वो बीज भी देसी ही इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक खेती में जैव विविधता का बड़ा महत्व है। इनके फार्म में 6000 पेड़ हैं, उन पर पक्षियों के झुरमुट है। ये बत्तख भी पाल रहे हैं। दूसरी फसलों के साथ साथ सब्जियां, फल और फूल भी उगा रहे हैं। यहाँ की जैव विविधता खेती को भी बेहतर बना रही है और पर्यावरण को भी शुद्ध कर रही है।
बट ये अब 2005 से शुरू करके आज 2022 में हम बैठे हैं, अब मेरी ज़मीन बड़ी हेल्दी होगी, 1.5% कार्बन आ गया, 1.5। ये पूरे उत्तर भारत में बड़े स्केल पर सबसे हेल्दी ज़मीन है। पीएच लेवल पूरा 7 आ गया है, पूरा वेल बैलेंस सॉइल। और इतने पेड़ हमारे पास अब 5-6 हज़ार पेड़ हैं, हर प्रकार के पक्षी हो गए। तो अब हमें जीव अमृत की भी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र जो देसी दवाइयाँ थी पेस्ट को रिपेल करने के लिए, उनकी भी उनको तो करते ही नहीं। 3 साल हो गए हम खेत के अंदर कोई भी तरह के ये हमारे देसी नदी कोई करते हैं पेस्टिसाइड, वो भी नहीं करते हम कोई भी। केमिकल तो 2005 में थे, अब देसी की जरूरत नहीं है, तो अब अच्छी खेती होने लगी है। और देसी बीज सारे हमने दूसरा सबसे बड़ा आज संग्रह करना चलना है, क्यों अमेरिका की उनकी पॉलिसी थी वी कंट्रोल द फूड, वी कंट्रोल द नेशन, एंड वी कंट्रोल द सीड, वी कंट्रोल द फूड। आज हिंदुस्तान के केमिकल जहर की खेती करते हैं, उनका सबका बीज कंट्रोल हो गया है। सब कंपनियों पर निर्भर अपने बीज के लिए। और हम कुदरती खेती किसान जो इंडिया में कर रहे हैं, एक दूसरे से बीज आन प्रदान करके आज हर फसल का बीज हमारा देसी बीज है। बंसी कनक होगी, 1482 होगी, चावल काटा कनक होगी, नवरंग चावल है, लाल चावल है, देसी सरसों, गन्ना, सब्जी सारे देसी, तोरू, हर एक चीज़ के तकरीबन देसी बीज ही बीजते हैं हमें। और हमारा खुद का बीज है, कल को कोई बीज ना हो तो बाजार पर निर्भर बीज के लिए भी नहीं है। ये मैं नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो कुदरती खेती किसान कर रहे हैं वो इस पॉलिसी पर चले, अपना बीज हमने बचाना है। विनोद कुमार जैनी का परिवार बहुत प्रतिष्ठित है, इसके बावजूद घर के सभी सदस्य खेती में लगे हैं। इस फार्म में आज भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है, आग उपलों से जलाई जाती है, बर्तन या तो तांबे के हैं या फिर मिट्टी के। यही वजह है कि फाजिल्का के इस अद्भुत फार्म को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे आज के सफल किसान और साथ ही ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर नजर डालने का। हमारे इस सेगमेंट में आज हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार के बारे में। आपने सुना होगा इसका नाम, इसे ई-नाम के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इसकी शुरुआत इसलिए की गई है ताकि हमारे किसान एक ही जगह पर सीमित ना रहें, बल्कि देश भर में अपनी उपज की बिकवाली करके अच्छी आमदनी अर्जित कर सके। किस तरह से ये संभव हो सकता है, आइए जानते हैं। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी।
लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, एक और हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट कीजिए। ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।